अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेवर हैज अ कलेक्शन ऑफ 54 टॉय व्हीकल्स. Of these 24 are cars, 12 are vans and the rest are trucks. Write the ratio of cars to vans to trucks in the simplest form. ठीक है, तो हमें रेशो लिखनी है कार्स टू वैन्स और थर्ड पे रखना है ट्रक्स को. कार्स हैं 24, वैन्स 12 और ट्रक्स कितने बचेंगे? 18. अच्छा, रेशो जो होती है ना, एक तो ये कि वो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में दी जाती है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि उसमें हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें देनी होती है कि वो नंबर्स जितने सिंप्लीफाई हो सकते हैं वो हमें करने होंगे. तो अब 24, 12 और 18 इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी ना, वो 6 से डिवाइड होकर आ जाएगी. तो आपके पास 4:2:3, तो 4:2:3 ये फाइनल आंसर है. नंबर ऑफ ट्रक्स फाइंड करने के लिए हमने वैन्स और कार्स को 54 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया था. ओके, उसके बाद है, ट्रेवर डिसाइड्स दैट इट इज टाइम टू रिड्यूस हिज कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स. ही सेल्स C cars, V vans and T trucks. He finds that the ratio of cars to vans to truck is now 2:2:1. CVT हमें फाइंड करना है. Given that he has sold at least one of each of the type of vehicles, the smallest possible number of vehicles, ये हमें बताना है. तो एक ये कि सारे कम से कम एक होने चाहिए, और साथ साथ ये कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है जो उसने सेल की हैं वो हमें बताना है. तो जी, अब 2:2:1 पे इसको हमें चेंज करके लाना है. अब हाँ देखें, एक चीज होती है जिसे हम यहाँ यूज कर सकते हैं, वो ये है कि ये जो रेशो होती है ना, जैसे 2:2:1, इन सब के साथ ना हम एक कॉमन फैक्टर लगा सकते हैं. जैसे ऊपर वाली जो रेशो थी उसमें कॉमन फैक्टर क्या था? 6 था. इसी तरह यहाँ पर भी कोई ना कोई कॉमन फैक्टर वो होगा, और उसी कॉमन फैक्टर को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ओरिजिनल इनके जो नंबर्स हैं ना वो पता चल जाएंगे. ये असल में इस तरह होगा कि जब ये नंबर्स बनेंगे ना 10:10:5, फिर ये 2:2:1 आएगा. क्योंकि देखें, ये जो सबसे छोटा नंबर 12 है ना, इसमें से कम आपको एक तो वैन सेल करनी है. अच्छा, उससे कम में अब अगर एक कम करते हैं तो 11 आएगा. 11 के साथ सबकी रेशो नहीं बनेगी, ठीक है, और क्योंकि 11 किसी का 2 टाइम्स नहीं है, तो हम वैन्स में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये 10 बने. अब ये वाला नंबर जो रेशो बने और ये कार्स का नंबर सेम होने चाहिए, तो उसमें से फिर हम 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो भी 10 बन जाए. और जब ये दोनों 2 हो गए तो उसको 1 बनाने के लिए फिर हमें उसको 5 रखना पड़ेगा, ताकि 10:10:5 से सिंप्लीफाई होकर रेशो 2:2:1 बन जाए. इसका मतलब है कि आपको 14 कार सेल करनी पड़ेंगी, 2 वैन सेल करनी पड़ेंगी और 13 ट्रक सेल करने पड़ेंगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. In 2016, Amira's income was $36,720. This was 2% more than her income in 2015. What was the income in 2015? तो इनकम इन 2015 कितनी होगी? हाँ, 2016 में जो उसकी इनकम थी वो 2015 के मुकाबले में 2% ज़्यादा है, ठीक है. अगर हम 2015 की इनकम को x सपोज करें
तो x का 102% उसने अर्न किया 2016 में, और वो कितना था? सही। अब आप यहां से निकाल लीजिए। सो x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 120, तो आंसर $36,000 आ जाएगा। ठीक है जी, 120 लिख दिया। In 2016, Amira used her income of $36,720 in the following way. $12,000 was used for rent. 2/5 of her income was used for food and to pay bills. 15% of her income was spent on leisure. The rest of her income was saved. ठीक है? What percentage of her income did she save? परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेविंग्स हुई कितनी है। तो $12,000 उसने रेंट दे दिया, फिर अपनी इनकम का 2/5 उसने यहाँ पर खर्च किया, तो 2/5 ऑफ 36,720। देखें, अगर लिखा होता ना कि 2/5 ऑफ रिमाइंडर या रिमेनिंग इनकम, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करके करते। अभी वो 2/5 को रिलेट कर रहे हैं हर इनकम से। जी जी, तो ये आपके पास आएगा 7,3,4,4,8,8,614 ठीक है। अच्छा, 15% ऑफ आवर इनकम वॉज स्पेंट, तो अब हम इसका 15% निकाल लेते हैं। 36,720 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ रहा है? $5,508। अच्छा, उसके बाद जो बाकी है ना वो उसने सेव किया। तो अब हम सेविंग्स निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो टोटल इनकम है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे रेंट और फूड वगैरह का, और ये इन सब को ऐड करके इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है $4,524। ये उसकी सेविंग्स हैं। अब हमें इसकी परसेंटेज बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 4,524 को डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 12.32%। ठीक है, देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही है, 12.3% या 32%, ये उसकी परसेंटेज है सेविंग्स की। सारी कैलकुलेशंस खुद करें, जरूर करें, कोई और आंसर बताते फिर भी करें। एक तो ये पता चल जाएगा ना कि वो आंसर सही है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस होगी। और कैलकुलेटर्स को भी एफिशिएंटली यूज करना सीखें। बाज लोग कैलकुलेशन करते हैं और फौरन उसको क्लियर कर देते हैं, हालांकि उस कैलकुलेशन में भी आगे भी यूज होना होता है। ठीक है, तो उसमें भी ज़रा थोड़ा सा सीखें कि बार बार टाइपिंग ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलीजियस स्टडीज, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। A student has to choose one humanities subject and two different science subjects. Complete the table to show possible outcomes. Humanities में से उसने लेना है एक सब्जेक्ट और उसके साथ मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बनाने हैं साइंस के। और ठीक है, तो अब उसके पास ह्यूमैनिटीज में से उसने ज्योग्राफी लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो।
तो अब आपको टेबल कंप्लीट करना है। हाँ, पहले तो ये कि ज्योग्राफी के साथ वो एक कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री बायो का भी बना सकता है, और फिर यही कॉम्बिनेशन तीनों एज इट इज हिस्ट्री के साथ भी बन जाएंगे और रिलीजियस स्टडीज के साथ भी यही तीनों कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, वो आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। Khalif chooses his subjects at random. Find the probability that he chooses geography. जी, ज्योग्राफी लेने के चांसेस कितने? 1/3। ह्यूमैनिटीज में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक वो लेगा। ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस फिजिक्स। फिजिक्स चूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हुँ? 2/3 है। ठीक है। उसके बाद है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस बोथ रिलीजियस स्टडीज एंड केमिस्ट्री। अब इसमें देखें, उसके पास ना दो ऑप्शंस बनेंगे। एक ये कि रिलीजियस स्टडीज के साथ वो केमिस्ट्री और फिजिक्स ले, तो रिलीजियस स्टडीज और केमिस्ट्री जमा हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो केमिस्ट्री के साथ क्या लेता, तो दिस वे और दैट वे। ठीक है। अब देखें, इस ब्रांच के लिए रिलीजियस स्टडीज लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई और केमिस्ट्री लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। सही है। हाँ, 1/9। और या फिर क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 टाइम्स 1/9 हो गया, यानी 2/9 हो गया। और के अंदर क्या होता है, दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में ऐड हो जाती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। कैलकुलेट बी ए। बी ए का मतलब क्या है कि आपने मैट्रिक्स बी को किससे मल्टीप्लाई करना है। चलें, अब आप करें जल्दी से बस, और अगर किसी को कोई हेल्प लेनी हो तो वो बस देखें, वरना अपना काम कर लें जल्दी से। ये मैंने 2 मैट्रिक्स लिख दिए, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो यहाँ पर इक्वल है। तो ये 0 1 8 और 1, ये इसका आंसर आएगा जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब हमें बी इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो -2 + 6, आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। और बी इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 टाइम्स एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें प्राइमरी की प्लेसेस चेंज कर देंगे और सेकेंडरी की साइंस चेंज कर देंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो -1 × 1/4, 1 × 1/4, -6 × 1/4 और 2 × 1/4। तो यहाँ से आंसर आपके पास आएगा -1/4, 1/4, -3/2 और 1/2। ये एलिमेंट्स आप यहाँ लिखते हैं। पार्ट बी में है
A plus 2C plus is equal to 3B. Find the matrix C. अच्छा, A का मतलब है कि आपके पास है जी जी 204 minus 1 plus 2 times a matrix C. C को हम C के एलिमेंट्स को हम कुछ सपोज कर लेते हैं। अब मैंने C के एलिमेंट्स जो है ना 2 by 2 के लिहाज से सपोज किए हैं। ऐसा क्यों है? हुँ? एडिशन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। अब अगर पहला मैट्रिक्स जो आपने लिखा हुआ है वो 2 by 2 का है और दूसरा मैट्रिक्स उसमें ऐड होना है, तो वो भी 2 by 2 का होना लाजमी है। और दूसरी बात वो भी सही है कि एडिशन का जो भी आंसर आ रहा है उससे भी हिंट मिलती है हमें। तो बी का जो मैट्रिक्स था वो था 2 - 1 6 - 1। अच्छा, अब देखें मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 204 - 1 प्लस 2A 2B 2C और 2D इज इक्वल टू 6 - 3 18 - 3। और अब हम फर्दर इन्हें अगर ऐड करते हैं तो 2 + 2A 0 + 2B सिंपल 2B हो जाएगा। 4 + 2C और -1 + 2D एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 - 3 18 -3 ये दूसरा मैट्रिक्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लें, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दें। तो 2 + 2A विल बी इक्वल टू 6, जिससे A का आंसर 2 आ जाएगा। 2 को वहां भेज के 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। 2 के साथ 2 A के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां भेज के डिवाइड करेंगे तो A का आंसर 2 आ गया। अच्छा, हमने इक्वेट किया 2B को -3 के साथ, तो यहाँ से B का आंसर -3/2 आ गया। इसी तरह 4 + 2C इज इक्वल टू 18। यहाँ से C का आंसर 7 आ जाएगा और -1 + 2D इज इक्वल टू -3। यहाँ से D का आंसर -1 आ जाएगा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड था वो ये था, इसमें 2 -3/2 7 और -1 आंसर्स आ जाएंगे। हमने ABCD जिस सीक्वेंस में सपोज किया था उसी सीक्वेंस में उनके आंसर्स रिप्लेस कर दिए। Question number 5. The table below is for y is equal to x³ - 3x - 1. अब क्यूबिक फंक्शन का जैसा ग्राफ बनता है ना वैसा यहाँ बनेगा, बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास x की वैल्यूज है -3 से 3 तक, उसके अगेंस्ट में y की वैल्यूज आएंगे। एक वैल्यू मिसिंग है, सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो 3 अगर हम पुट करेंगे x की जगह पर तो आपके पास आंसर 27 -9 -1, उससे आपके पास आंसर 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू 17 की हो गई। टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस ग्रिड पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम एक एक करके पॉइंट्स लेते हैं और यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये हो गए आपके पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमें करना ही है कि स्मूथ हैंड एक कर्व बनाना है।
ठीक है जी, ये इस तरह का कुछ स्मूथ हैंड कर्व आपके पास बनेगा, जिसमें बस ये है कि कम से कम कोई नोके वोके नहीं होनी चाहिए, बाकी ओवरऑल शेप कर्व किस तरह की होगी। तो ये आप पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद बाकी का काम देखते हैं। यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें और गिवन कर्व की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? उसमें भी है, लेकिन जो वहां इक्वेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन वहां लिखी हुई है। अब दोनों में क्या फर्क है? हाँ, यहाँ पर बस फर्क ये है कि आपने y को क्या रख दिया। अच्छा, ये जो y इज इक्वल टू 0 है, ये किस चीज की इक्वेशन है, किस लाइन की इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 0, जी जी जी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो ये असल में एक्स एक्सिस, यानी अब वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जो कर्व आपने बनाया वो और एक्स एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वो आपका आंसर होगा। तो जैसे ये मैंने ड्रॉ किया था, तो ये मेरे ख्याल में -1.4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और 1.8 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप अपना ग्राफ देखें गौर से कि आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया। तो ये है मेरे इसके लिहाज से कितना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, -0.4, सही है। तो ये कह रहे हैं कि -1.4 पहला पॉइंट, -1.7 तक, अगर आपका भी इस रेंज में आ रहा है तो सही है। दूसरा पॉइंट -0.5 से -0.2 के दरमियान कहीं लाया करना चाहिए, और तीसरा पॉइंट 1.7 से 2.0 के दरमियान कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, बल्कि ये होता है कि वो हमेशा एक रेंज देते हैं, क्योंकि ये स्मूथ हैंड ड्रॉन है ना, तो वो इस रेंज में अगर कहीं आपने ड्रॉ किया हुआ है, आपका आंसर आ रहा है, तो आपने सही किया हुआ है। तो मेरे पास ये 3 आंसर्स आ रहे थे जो कि उस रेंज के अंदर है। पार्ट बी में कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू -1.5। x की वैल्यू -1.5 पर क्या ग्रेडियंट है वो हमें बताना है। तो ये हमने ग्रेडियंट ड्रॉ कर दिया था उसका टेंजेंट, और उसके 2 पॉइंट्स लेके उसका ग्रेडियंट निकाला, तो 4 के करीब आंसर आ रहा है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब उसी ग्रिड के ऊपर इस लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें उसी तरह 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक हमें पता चल रहा है कि ये लाइन जो है ना कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, y इंटरसेप्ट इसका 3 है, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर 0,3 होगा। ठीक है, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम एक पॉइंट और फाइंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 7। ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, 0,3 और 1,7। अब हम इसकी मदद से जो है ना एक लाइन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो एक पॉइंट हम मार्क करते हैं 0,3 पर। ये पॉइंट हो गया 0,3, और दूसरा था 1,7, 1, और ये 7, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये लाइन है जो कि पॉइंट से पास होकर जा रही है। कह रहे हैं द लाइन एंड द कर्व कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आप अगर y की वैल्यू 4x प्लस 3 यहाँ रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगा
और अगर मैं एक्स क्यूब को एक तरफ करके 4x+3 के पास इन दोनों को मूव कर दूं तो आपके पास 7x+4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इससे कंपेयर कर लें तो a का मतलब 7 हो जाएगा और b का मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ टू फाइंड वन ऑफ द नेगेटिव सॉल्यूशंस ऑफ x³ + ax+b। अच्छा, अब ये जो ग्राफ हमने यूज करना है ना, उसमें हमने ये देखना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी जो कि यहाँ पे ग्रीन में है, इसमें आपके पास कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एक पॉइंट ये वाला होगा जहां इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, जहां इसने कर्व को टच किया, लेकिन ये एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है। बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये इसने नेगेटिव में कहाँ कहाँ कट किया। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पर है। कोई एक नेगेटिव सॉल्यूशन जो है ना वो हमें लिखना है। तो जैसे अगर मैं पहला वाला देखूं 3, 4, 5, 6, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर होगा -0.6। वही कह रहा था, हो सकता है कि कोई दूसरा आंसर लिख दे तो वो 2.1 और 2.2 के दरमियान में कहीं आ रहा है, -2.1 और -2.2 के दरमियान में। तो मिसाल के तौर पर हो सकता है कोई यूं लिख दे -2.15, वो भी सही होगा। अब जाहिर है ये मेरे जो मैंने कर्व ड्रॉ किया ना उसके लिहाज से है। आप अपने कर्व पे जब ये वर्किंग करेंगे जो आपका ग्राफ है तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होगा, और वो आंसर जो मार्क स्कीम है उसमें भी वो अकोमोडेट करते हैं ना। जैसे देखें, इन्होंने कहा कि एक आंसर -2.4 से -2.1 के बिटवीन होना चाहिए। इत्तेफाक से मेरा भी रेंज में आ रहा था, आप अपना आंसर निकालें, हो सकता है इसी रेंज में फॉल करें। दूसरे के लिए उन्होंने रेंज दी है -0.7 से लेकर -0.5 तक, ठीक है। और मेरे पास क्या आंसर आ रहा था? -0.6। अच्छा, 6 में है ABCD आर 4 टाउन्स, B इज 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में B है, फिगर में भी नजर आ रहा है। C इज 8 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में C है। अच्छा, जब B नॉर्थ में हो गया और C ईस्ट में हो गया तो एक चीज तो कंफर्म हो गई ना कि इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा? 90 का। D इज 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट ऑफ B, ठीक है, तो जाहिर है कि ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90 का हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम C, यानी हमें C से B तक का डिस्टेंस चाहिए। तो वो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं और हम क्या यूज कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ बनेगा BC² इज इक्वल टू, और वो हाइपोटेन्यूज की पोजीशन पे ही आएगा, तो AC² प्लस AB²। तो ये बन गया 8² प्लस 12², ये बन गया 64 प्लस 144, तो ये बन गया 208 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 14.4 आ रहा है। और ये डिस्टेंसेस सारे किलोमीटर्स में थे तो हम इसको किलोमीटर्स में शो कर देंगे, तो 14.4 किलोमीटर्स आंसर है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है? कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम डी। अब ये बताएं नॉर्थ कहाँ बनाएंगे हम? डी पे नॉर्थ बनेगा, तो ये आ गया डी पे नॉर्थ। बेयरिंग किसका चाहिए? ए का, तो जाहिर है हम डी को किससे ज्वाइन करेंगे? ए से। अच्छा, अब देखें, ये एंगल हमें चाहिए होगा ना क्लॉकवाइज अगर हम आएंगे, इसमें से एक हिस्सा तो हमें पता है वो 90 होगा, तो हम ये वाला एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम ट्राइंगल ABD कंसिडर करेंगे, सही है, और 10 लगेगी, क्योंकि देखें एंगल के सामने जो साइड होती है वो
ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट हमें पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। रिमेनिंग थर्ड साइड जो होती है वो एडजेसेंट होती है, वो भी हमें पता है। तो खैर हम यहाँ पे अब आते हैं ट्राइंगल ए बी डी में, और हम tan ऑफ द एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं डी का जी। तो ये हो जाएगा 15 तो आपके पास एंगल डी tan इनवर्स करके आ जाएगा। वैसे तो ये 4/5 बन रहा है, आप इसे पुट करें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। 38.659, तो 6 से मैं उसे 7 बना सकता हूँ, बल्कि पहले मैं इसको 659 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद ये 38.66 हो जाएगा। और चूंकि डेसिमल हमें अप टू 1 प्लेस एंगल को लिखना होता है, तो हम जब आखिरी 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 38.7 आ जाएगा। अब वो जो बेरिंग हमें चाहिए उसके लिए हम 38.7 में क्या ऐड कर रहे होंगे, 90, तो ये बन जाएगा टोटल 128.7 डिग्रीज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी। आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं टी और एस, और दोनों पे क्या बना हुआ है, नॉर्थ बना हुआ है। ये कह रहे हैं द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ क्लॉक टावर टी एंड अ स्टैचू एस ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 75 मीटर्स। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग है ना, ये यानी स्केल के मुताबिक है, और स्केल यहाँ पे क्या यूज हो रहा है कि ड्राइंग में जो आपको 1 सेंटीमीटर की लेंथ नजर आएगी वो एक्चुअल में 75 मीटर्स के इक्वल होगी। यूजिंग मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम द डायग्राम फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एस। सही है, अब आपको टी और एस की एक्चुअल वो निकालनी है, डिस्टेंस कितना बन रहा है। अब इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे, और स्केल से देखेंगे कि ये लेंथ कितनी आ रही है। सेंटीमीटर्स की लेंथ आप नोट कर लेंगे, और उस सेंटीमीटर्स की लेंथ को स्केल के मुताबिक आप कन्वर्ट कर लेंगे। निकालिए ना, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 6.4 सेंटीमीटर्स आ रही है। ठीक है, अब आपका स्केल क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर इज टू 75 मीटर्स। अगर हम 6.4 के लिए फाइंड करना चाहेंगे तो दोनों तरफ 6.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 480 मीटर्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं अ फाउंटेन एफ इज सिचुएटेड 450 मीटर्स फ्रॉम टी ऑन अ बेयरिंग ऑफ 210 डिग्रीज, ड्रॉ एंड लेबल एफ। अच्छा, अब देखें एक डिस्टेंस है 450 का, स्केल के मुताबिक जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो उसके लिए हमें वापस स्केल में आना होगा। 1 सेंटीमीटर इज टू 75 मीटर्स जी, जी 6 सेंटीमीटर्स बनेगा। तो प्रोसीजर ये होगा कि हम पहले इसको 1 बना लेंगे, और फिर हम दोनों साइड्स पे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 450 से। तो 450 मीटर्स विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब आपको जो पॉइंट एफ है ना उसका बेरिंग गिवन है फ्रॉम टी, तो टी के ऊपर एक नॉर्थ बना हुआ है। आपने क्या करना है, 210 डिग्रीज का एंगल बनाना है, किसके ऊपर, इसके नॉर्थ पर। ठीक है, और फिर 6 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने इस तरह इसको मिला दिया, ये पॉइंट जो है ना अब आपका बन गया पॉइंट एफ। ये पॉइंट एफ हो गया जो कि यहाँ से 210 के बेरिंग पर है, और इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर्स है। यूज मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम द डायग्राम, फाइंड द बेरिंग ऑफ एफ फ्रॉम एस। अब आपको ये बताना है कि एफ का एस से बेरिंग कितना है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करना होगा ना,
247 वाला, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं कि आपके पास पैटर्न्स हैं 4। सबसे पहले तो 4th पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या करेंगे? कॉर्नर से आते हुए 4 ब्लॉक्स को हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये हैं, अब ये 4 हो गए। इसके बाद जो दरमियान में 6 हैं वो पूरे के पूरे शेड हो जाएंगे इस तरह से, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह इस डायगोनल के अंदर भी 4 स्क्वायर शेड हो जाएंगे, इस डायगोनल के अंदर भी 4 स्क्वायर शेड होंगे, और इस डायगोनल के अंदर भी ये 4 स्क्वायर शेड हो जाएंगे। तो ये तो पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं द टेबल बिलो शो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन एन पैटर्न, या पैटर्न एन। नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स पहले पैटर्न में 10 हैं, सेकंड में 14 हो गए, थर्ड में 18 हो गए, फोर्थ में कितने हो जाएंगे? 22, और उसके बाद 26, 10, 28, 54। अब किसका डिफरेंस चल रहा है? अच्छा हाँ ठीक है, 18 हुआ, सही है, फिर उसके बाद 26 हुआ, अब 34 का डिफरेंस होगा, तो ये बन जाएगा 88, और उसके बाद फिर 42 का होगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 20, 42 और ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद कहने के फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स इन पैटर्न n। तो 4n + 6। ठीक है, तो 4n + 6 कैसे आया वो मैं बताता हूँ आपको। देखें, इसमें ये देखा था हमने 10, 14, 18, इस पैटर्न को देखा था। तो इसमें हर एक में 4 ऐड हो रहा था ना, तो जो नंबर ऐड हो रहा होता है वो n से मल्टीप्लाई हो जाता है। साथ साथ हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, यानी जैसे 4n में n को 1 पुट करें तो 4 आ गया। अब 10 बनाने के लिए कितना फर्क आएगा? 6 का, तो वो 6 हम यहाँ ऐड कर देते हैं। या 2 पुट करें तो 4 2 ज़ा 8, 8 के बाद 14 बनाने के लिए 6 का डिफरेंस है, तो वो 6 यहाँ ऐड हो जाता है। इस तरह चलता है। तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं पैटर्न x हैज 110 ग्रे टाइल्स, फाइंड x। तो हाँ, 4x + 6 = 110, तो x = 104 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 26 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग द आउटर एजेस ऑफ ईच पैटर्न शो दैट द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न n इज 4n² + 10n + 6। अच्छा, यहाँ से भी ऐसा हो सकता है, जैसे अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो n+1 × 2n+3 ऐसे हो जाएगा। तो ये 2 × 2n+3 ये ग्रे टाइल्स हो गई, और n+1 जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना फर्दर, एक अलग एक्सप्रेशन हो गया। Hence find an expression in terms of n for the number of white tiles in pattern n। हम white tile अलग भी पूछे उन्होंने, तो white tiles के लिए वही बनेगा 10, 18, 26, 34। अच्छा, अब देखें इसका पैटर्न कैसे बनेगा। सिंपल 8 ऐड हो रहा है ना, तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे n के साथ, और फर्क जो आएगा, जैसे 1 पुट करें तो 2 का आएगा, 2 पुट करेंगे तो अगेन 2 का आएगा, तो वो +2 यहाँ आ जाएगा, 8n + 2। In pattern P, the total number of tiles is equal to 8 times the number of gray tiles। तो ग्रे टाइल्स कितनी होती हैं? आपके पास होंगी, क्या था, 4n + 6 ना, तो P के अंदर ग्रे टाइल्स हो जाएंगी 4p + 6, और टोटल हो जाएंगी 4, फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 times p + 1 into 2p + 3। अब कह रहे हैं इन पैटर्न P द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू
8 टाइम्स, तो इसको 8 करना है। अब आपको p की वैल्यू चाहिए। पैटर्न p था, p के लिहाज से दोनों में हमने वैल्यू पुट की और उन्होंने रिलेट किया कि वो 8 टाइम्स है। तो आपके पास आ गया 32p प्लस 48 और यहाँ पर आ गया 2p प्लस 2, बल्कि वही वाला एक्सप्रेशन ही डायरेक्ट ले लेते हैं ना। हाँ, 4p स्क्वायर प्लस 6p, आगे क्या था? नहीं 6 नहीं था, दरम्यान में 10 था, 10 है, प्लस 6, 10p प्लस 6, तो ये बन जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 6 माइनस 32p माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 4p स्क्वायर माइनस 22p और माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 42 4 जा कितना आ रहा है? 168। 168 के फैक्टर्स 22 के लिए, तो 8 2 1 3 7 और 7, 28 और 6 आएगा, ठीक है। तो 4p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 6p माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 4p कॉमन, तो p माइनस 7 और प्लस 6 कॉमन, तो p माइनस 7, तो 4p प्लस 6 और p माइनस 7। अब p के दो आंसर्स आ जाएंगे, एक होगा -3/2 और दूसरा 7। तो इस हाँ, इसमें से 7 सिर्फ एक्सेप्टेबल होगा, दूसरा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? और नेगेटिव क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि देखें, जो पैटर्न नंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, या जो टर्म नंबर होते हैं, रैंक ऑफ द टर्म्स होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ना तो उसमें डेसिमल पॉइंट वाला नंबर एक्सेप्टेबल होता है, ना नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल होता है।